नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 13 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है एक्सपर्ट पैनल क्लियर्स कोवैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज इन 2 to 8 एज ग्रुप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। विशेषज्ञ पैनल ने 2 से 18 आयु वर्ग में आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की विषय विशेषज्ञ समिति SEC द्वारा 2 से 18 साल के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUA के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन BBV152 की सिफारिश की गई है। कोवैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी संपूर्ण विषाणु निष्क्रिय टीका है। यदि हरी झंडी दी जाती है तो यह विश्व स्तर पर पहली कोविड-19 वैक्सीन के रूप में उभर कर सामने आएगी, जिसका उपयोग 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए किया जाएगा। मंगलवार को जारी एक बयान में फर्म ने कहा कि उसने CDSCO को 2 से 18 आयु वर्ग में नैदानिक परीक्षणों से डेटा जमा किया था। सकारात्मक सिफारिशें SEC द्वारा उचित समीक्षा के बाद भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI को प्रस्तुत की गई। भारत बायोटेक के बयान में दावा किया गया है यह 2 से 18 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकों के लिए दुनिया भर में पहली मंजूरी में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी उत्पाद लॉन्च और बच्चों के लिए टीके की बाजार में उपलब्धता से पहले CDSCO से आगे नियामक अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही थी। विशेषज्ञों ने कहा कि कोवैक्सीन की 2 खुराक 28 दिनों के अंतराल के भीतर बच्चों को दी जा सकती है। वयस्कों के लिए सरकार ने 2 शॉट्स के बीच 4 से 6 सप्ताह निर्धारित किए हैं। वैक्सीन से बच्चों की सुरक्षा होगी। वर्तमान में वयस्कों को टीका लगाया गया है, लेकिन बच्चों को वायरस के संपर्क में छोड़ दिया गया है। उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के संस्थापक और निदेशक डॉक्टर सुचिन बजाज ने जोर देकर कहा कि यह टीका सकारात्मक बदलाव लाएगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। उसका टाइटल है रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स टू 4.35% इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ अप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। खुदरा मुद्रास्फीति 4.35% तक गिर गई। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट के कारण सितंबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 5 महीने के निचले स्तर 4.35% पर आ गई, जबकि अगस्त में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि बढ़कर 11.9% हो गई, जो मुख्य रूप से निम्न आधार के सांख्यिकीय प्रभाव से प्रेरित थी। अगस्त 2020 में 7.1% संकुचन दर्ज किया गया था। अर्थशास्त्रियों ने अभी तक इन उत्साहजनक आधिकारिक डेटा प्रिंटों में बहुत अधिक बढ़ने के प्रति आगाह किया है। दोनों मोर्चों पर प्रतिकूलताएं छिपी हुई हैं। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक CFPI पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर महज 0.68% रह गई, जो अगस्त में 7 महीने के निचले स्तर 3.1% पर आ गई थी, जबकि सब्जियों में 22.5% की नकारात्मक मुद्रास्फीति दर्ज की गई। दालों, अंडे, मांस जैसे प्रमुख प्रोटीन स्रोतों के लिए तेल और वसा में मूल्य वृद्धि 34.2% और 7 से 8.75% की सीमा में बनी रही। हालांकि मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ईंधन की कमी के रुझान शामिल नहीं हैं,
लगातार तीसरे महीने 5.8% पर बनी रही और अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मुद्रास्फीति की दर में कमी क्षणिक हो सकती है। बढ़ती ऊर्जा, धातु और रसद लागत के साथ ये इसके जोखिम भी हैं। ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अस्थायी रूप से 4% से नीचे रहने की उम्मीद है, इससे पहले कि इस वित्त वर्ष के शेष भाग में फिर से शुरू हो जाए। ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने आगे कहा कि भोजन और आवास को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों पर जोर दिया जाए। इसके साथ ही सितंबर में एक फ्लैट या उच्च मुद्रास्फीति रीडिंग दर्ज की गई थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है डिमांड स्काई रॉकेट्स, गवर्नमेंट लिफ्ट्स कैप ऑन नंबर ऑफ फ्लाइट्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मांग आसमान छूती है, सरकार उड़ानों की संख्या पर लिफ्ट करती है हवाई टोपी। इस त्योहारी सीजन में यात्रियों को आसमान छूते हवाई किराए से राहत मिलने की संभावना है। सरकार ने मंगलवार को एयरलाइंस को 18 अक्टूबर से अपनी पूर्व कोविड उड़ानों के 100% संचालन की अनुमति दी है। यह पहली बार है कि सरकार ने 25 मई 2020 को घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने के बाद से एयरलाइनों द्वारा संचालित उड़ानों की संख्या पर सीमा को हटा दिया है। पिछले 18 महीनों में सरकार द्वारा उड़ानों की संख्या को विनियमित कर रही है जो एयरलाइनें संचालित कर सकती हैं। यात्रियों की मांग के अनुरूप 30% से 85% की सीमा लागू करके वर्तमान में एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित पूर्व कोविड उड़ान अनुसूची का 85% संचालित करने की अनुमति है। एक आदेश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के लिए यात्रियों की मांग के साथ साथ अनुसूचित घरेलू परिचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद 18 अक्टूबर 2021 से बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के अनुसूचित घरेलू हवाई संचालन को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि उत्सव की शुरुआत के साथ पिछले सप्ताहांत में देश के 2 सबसे बड़े हवाई अड्डों नई दिल्ली और मुंबई में भारी भीड़ देखी गई। शनिवार को भी हवाई यात्रियों की संख्या में कोविड-19 दूसरी लहर के बाद पहली बार 3 लाख का आंकड़ा पार किया। यह एक दिन में लगभग 4.25 लाख घरेलू यात्रियों की प्री कोविड संख्या का 70% है। बढ़ती मांग के बीच क्षमता सीमित करने से हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। अगले 3 हफ्तों में बुक की गई दिल्ली बेंगलुरु उड़ान की कीमत 12,900 रुपए से 14,900 रुपए होगी। दिल्ली पटना की उड़ान 9,600 रुपए से 10,300 रुपए तक और चेन्नई दिल्ली की उड़ान 13,700 रुपए से 14,700 रुपए के बीच है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। इस न्यूज का टाइटल है मोदी फॉर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प टू अफगानिस्तान। तो पढ़ते हैं। अफगानिस्तान को मानवीय मदद के लिए मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान पर G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं की असाधारण बैठक में कहा कि अफगानिस्तान को निर्बाध मानवीय सहायता और एक समावेशी सरकार की आवश्यकता है। श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2593 में निर्धारित शर्तों के साथ अफगान संकट पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आकार देने के लिए भारत के आह्वान को दोहराया और अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों के लाभ को संरक्षित करने का आग्रह किया। अफगानिस्तान पर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया अफगान क्षेत्र को कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत बनने से रोकने पर जोर दिया।
साथ ही अफगान नागरिकों को तत्काल और निर्बाध मानवीय सहायता और एक समावेशी प्रशासन का आह्वान किया। अफगानिस्तान में स्थिति में सुधार के लिए यूएनएससी प्रस्ताव 2593 पर आधारित एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया आवश्यक है। ये सब श्री मोदी ने सोशल मीडिया संदेशों के एक सेट में कहा है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। इस न्यूज़ का टाइटल है पीएम स्लैम्स सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ राइट्स इश्यूज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारों के मुद्दों के चुनिंदा पठन की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उल्लेख किया कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और अधिकारों के मुद्दे को चुनिंदा व्याख्या के खिलाफ चेतावनी भी दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिवस को वस्तुतः संबोधित करते हुए श्री मोदी ने मानवाधिकारों की चुनिंदा व्याख्या और देश की छवि को खराब करने के लिए मानवाधिकारों का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थी हितों के अनुसार मानवाधिकारों की व्याख्या अपने दृष्टिकोण से कर रहे हैं। कुछ स्थितियों में अधिकारों का उल्लंघन देखने की प्रवृत्ति के कारण मानवाधिकारों को नुकसान हो रहा था और अन्य में नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह चयनात्मक व्यवहार लोकतंत्र के लिए समान रूप से हानिकारक है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है फार्मर्स फाइट विल गो ऑन टिल मिनिस्टर क्विटेज शिकायत। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगी किसानों की लड़ाई शिकायत। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में मारे गए 4 किसानों और एक पत्रकार के लिए अंतिम प्रार्थना में जहां मंगलवार को सैकड़ों किसान और राजनेता जुटे, भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को उनके खिलाफ हत्या के आरोप में सोमवार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी तिकोनिया पार्क पहुंचे और श्री अजय मिश्रा के काफिले की हिंसक घटना में मारे गए 8 लोगों में से 5 के एंटी अरदास समारोह में अपना सम्मान दिया। श्री टिकैत, जिन्होंने पहले विरोध करने वाले किसानों और यूपी सरकार के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की थी, ने कहा जब तक श्री अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं दे देते तब तक आंदोलन जारी रहेगा और मांग की है कि उन्हें आपराधिक साजिश के लिए गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। उनके मामले को प्रभावित करने की संभावना को कम करने के लिए उनके बेटे के साथ उन्हें आगरा जेल भेजा जाए। साथ ही विपक्षी दल भी उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है GRAP मेजर्स टू किक इन व्हेन एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट्स ऑफिशियल्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। हवा की गुणवत्ता खराब होने पर GRAP के उपाय। अधिकारियों के अनुसार नई दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP की बहुत खराब और गंभीर श्रेणी के तहत उपाय तभी प्रभावी होंगे जब हवा की गुणवत्ता और बिगड़ेगी और 48 घंटे के लिए निर्धारित स्तर पर रहेगी। पिछले साल पूर्ववर्ती EPCA पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण ने राज्यों को हवा की गुणवत्ता वास्तव में खराब होने से पहले खराब हवा प्रत्याशा में 15 अक्टूबर से NCR शहरों में GRAP की बहुत खराब और गंभीर श्रेणी के तहत उपायों को लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन इस साल ऐसा होने की संभावना नहीं है। अधिकारी ने कहा कि इस साल हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं। साथ ही हवा की गुणवत्ता अब तक उतनी खराब नहीं रही है, इसलिए सरकार 15 अक्टूबर से GRAP के तहत उपायों की घोषणा नहीं करेगी। बहुत खराब और गंभीर श्रेणी के उपाय तब लागू होंगे जब
जब हवा की गुणवत्ता बिगड़ती है और 48 घंटे के लिए निर्धारित दर पर रहती है। पिछले साल तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ईपीसीए राज्यों को जीआरएपी उपायों को लागू करने का आदेश दिया गया था। ईपीसीए को भंग कर दिया गया था और पिछले साल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अधिकारी ने कहा कि CAQM एक उप समिति जीआरएपी के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है। इसने राज्यों को मंगलवार को होटलों और खुले भोजनालयों में कोयले या जलाऊ लकड़ी के उपयोग को रोकने और बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाने का सुझाव दिया। एक अन्य सुझाव में कहा गया कि लैंडफिल और अन्य जगहों पर कचरा जलाने को सख्ती से लागू करें या रोकें और जिम्मेदार व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाएं। उप समिति अगली बैठक में डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध पर चर्चा करेगी। जीआरएपी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले आपातकालीन उपायों का एक समूह है। जीआरएपी के बहुत खराब और गंभीर श्रेणी के उपायों के तहत अन्य उपायों के भी आपातकालीन उद्देश्यों को छोड़कर एनसीआर में डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है हाईएस्ट रेन इन अ डिकेड इन बेंगलुरु। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बेंगलुरु में एक दशक में सबसे ज्यादा बारिश। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे KIA पर सोमवार को कहर बरपाने वाली बारिश एक दशक में दर्ज की गई सबसे अधिक बारिश थी। बेंगलुरु में मौसम विभाग की प्रमुख गीता अग्निहोत्री ने बताया कि हवाई अड्डे पर 24 घंटे में 178.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 11 अक्टूबर की शाम अचानक हुई बारिश के कारण टर्मिनल की ओर जाने वाली सड़कों पर पानी भर गया। कई घंटों तक अप्रोच रोड पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित रही। इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अक्टूबर में अब तक बारिश से संबंधित घटनाओं में 21 लोगों की जान चली गई है और अधिकारियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है OCI कैंडिडेट कैन अटेंड JEE काउंसलिंग HC। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। OCI उम्मीदवार JEE काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं HC। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक छात्र जिसके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड है को सामान्य श्रेणी के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी है। एक NRI या विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित सीट के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA द्वारा इस बार 4 मार्च को जारी अधिसूचना के एक हिस्से को चुनौती देने वाली महिला छात्र द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए HC बेंच ने अंतरिम आदेश पारित किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का है MHA बिगिंस टॉक्स विद गोरखा लीडर्स वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने गोरखा नेताओं पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत शुरू की। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुआर्स क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल सरकार के गोरखा प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की। MHA ने एक बयान में कहा कि वार्ता का उद्देश्य गोरखाओं से संबंधित मुद्दों को हल करना है और इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। गोरखा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व दार्जिलिंग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिस्ता ने किया, जिन्होंने गोरखाओं और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। श्री बिस्ता ने द हिंदू को बताया कि श्री शाह ने उनकी मांगों को सुना और उन्हें अगली बैठक में संवैधानिक ढांचे के तहत व्यवहारिक समाधान के साथ आने के लिए कहा, जो नवंबर में होने की उम्मीद है। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा विधायकों और गठबंधन सहयोगियों के प्रतिनिधिमंडल ने गोरखालैंड गोरखाओं के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई, श्री बिस्ता ने कहा कि यह 100 साल पुरानी मांग है। हमने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि यह बैठक गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन GTA के बारे में नहीं है, जो एक असंवैधानिक निकाय है जहां सदस्यों को ममता बनर्जी सरकार द्वारा मनमाने ढंग से चुना जाता है। हमने अपनी मांगे रखी, अब वे अगली बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार की बात सुनेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बैठक में शामिल नहीं हुए। राज्य का प्रतिनिधित्व दिल्ली में प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर कृष्णा गुप्ता ने किया। यह पूछे जाने पर कि गैर
भाजपा दलों को बैठक के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? श्री बिस्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार वैसे भी अगली बैठक में अपना पक्ष रखेगी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है जजेस अपॉइंटेड टू मद्रास, इलाहाबाद एंड गुवाहाटी एचईज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मद्रास, इलाहाबाद और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त। कानून मंत्रालय ने मंगलवार को मद्रास, इलाहाबाद और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 15 वकीलों और 2 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया। न्यायिक अधिकारी मार्ली वानकुंग, जिन्हें गुवाहाटी एचसी के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, मिजोरम की न केवल पहली महिला न्यायाधीश हैं, बल्कि राज्य की पहली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी हैं। 8 अगस्त और 1 सितंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अनुशंसित 100 से अधिक नामों को संसाधित किया था और अंततः 12 उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए 68 नाम सरकार के पास भेजे थे। 24 अगस्त को कॉलेजियम ने 8 वकीलों की सिफारिश, जिन्हें अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, उनके नाम हैं चंद्र कुमार रॉय, कृष्ण पहल, समीर जैन, आशुतोष श्रीवास्तव, सुभाष विद्यार्थी, ब्रिजराज सिंह, श्री प्रकाश सिंह और विकास बुधवार हैं। 1 सितंबर को कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के लिए अधिवक्ताओं सुंदरम, श्रीमती डी भरत चक्रवर्ती, आर विजय कुमार और मोहम्मद शफीक के नामों की सिफारिश की। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए कॉलेजियम ने उसी दिन अधिवक्ता देवाशीष बरुआ, का केतो सेमा, अरुण देव चौधरी के साथ न्यायिक अधिकारी माला श्री नंदी और मरली वानकुंग की सिफारिश की थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों सौमित्र सैकिया, पार्थिव ज्योति सैकिया और एस पुकातो सुवो की मंगलवार को न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की गई। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। साथ ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम मिलती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज का टाइटल है ऑर्डर्स ऑफ 65,000 करोड़ मूव्ड टू न्यू डीपीएसयूज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर नए डीपीएसयू में चले गए। 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों डीपीएसयू के औपचारिक शुभारंभ से पहले पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड ओएफबी का गठन किया गया था। रक्षा मंत्रालय एमओडी ने इसके तहत 41 कारखानों के साथ सभी लंबित आदेशों को डीम्ड अनुबंधों में परिवर्तित कर दिया है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार नई कंपनियों के लिए 65,000 करोड़ रुपए से अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से औपचारिक रूप से 7 नए डीपीएसयू का शुभारंभ करेंगे। 16 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओएफबी को निगमित करने के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार योजना को मंजूरी दी, जिसके बाद 1 अक्टूबर से प्रभावी इसकी सभी संपत्ति, कर्मचारियों और प्रबंधन को 7 डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया गया। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि विभिन्न सेवाओं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ और राज्य पुलिस द्वारा ओएफबी पर पहले रखे गए सभी इंडेंट को 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के संचयी मूल्य के साथ 65 नंबर के डीम्ड अनुबंधों में बदल दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि नई रक्षा कंपनियों के अनावरण से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह प्रक्रिया सुचारू रूप से समाप्त हो गई। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि सेवाओं द्वारा नए डीपीएसयू को मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में सेवाओं द्वारा मांग पत्रों के वार्षिक मूल्य का 60% भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है मालाबार एक्सरसाइज कुड एक्सपेंड यूएस एडमिरल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मालाबार अभ्यास का विस्तार हो सकता है यूएस एडमिरल। जैसा कि देशों के क्वाड समूह ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की, अमेरिकी नौसेना संचालन प्रमुख एडमिरल माइकल गिल्डे ने कहा कि अभ्यास का विस्तार हो सकता है और यह चर्चा करने के लिए क्वाड के अंदर के भागीदार
भागीदारों पर निर्भर था। मालाबार के संबंध में भविष्य में अभ्यास का विस्तार हो सकता है। यह चर्चा करने के लिए क्वाड के अंदर के भागीदारों पर निर्भर है, लेकिन हिंद प्रशांत और विश्व स्तर पर हर साल कई अभ्यास होते हैं जो समान विचारधारा वाले भागीदारों और सहयोगियों को एक साथ काम करने के लिए लाते हैं। एडमिरल गिल्डे ने पत्रकारों के एक छोटे समूह के साथ एक आभासी बातचीत में कहा, वह 11 अक्टूबर से भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह कहते हुए कि भारत अमेरिका संबंध शांतिपूर्ण और स्वतंत्र और स्थिर हिंद प्रशांत का केंद्र है। एडमिरल ने कहा कि वे जो करना चाहते हैं वह वास्तव में उन क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो हम पाते हैं, जो एक दूसरे की नौसेनाओं के बीच अंतराल को भरते हैं। साइबर एक ऐसे क्षेत्र में से होगा जिसे हम एक साथ काम करने के साथ साथ उच्च अंतर संचालन के मामले में परिष्कृत करना जारी रखना चाहते हैं, चाहे वे हवा में हो, समुद्र में या समुद्र के नीचे हो। मंगलवार को एडमिरल गिल्डे ने नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह से मुलाकात, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश राज्य मंत्री। उन्होंने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से हिंद महासागर पर केंद्रित थी। उनका एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत के पूर्वी तट पर अभ्यास मालाबार में भाग लेने वाले यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। विभिन्न मूलभूत समझौतों के संचालन पर द हिंदू के एक प्रश्न के लिए एडमिरल गिल्डे ने कहा कि वे कार्यान्वयन के संबंध में बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़े, यह कहते हुए कि दोनों पक्षों को अधिक अंतर संचालन योग्य बनाने में समझौते महत्वपूर्ण थे। उन्होंने उदाहरण के रूप में एक दूसरे की हवाई क्षेत्रों, बंदरगाहों और ईंधन भरने की क्षमताओं के उपयोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारे संचार और रसद समझौते जीवित हैं और वे अब भी चालू हैं और अच्छी तरह से फलते फूलते हैं। भारत ने जब अमेरिका के साथ सभी 4 मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो कि 2016 में रसद समझौता, 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौता और 2020 में भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, जबकि सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा पर बहुत पहले हस्ताक्षर किए गए थे। इसके विस्तार औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध पर 2019 में हस्ताक्षर किए गए, जबकि मालाबार का पहला चरण अगस्त में आयोजित किया गया था और गुआम के पास अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा चरण 12 से 15 अक्टूबर के बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा था। नौसेना ने कहा कि चरण 2 अभ्यास के पहले चरण के दौरान विकसित तालमेल, समन्वय और अंतर संचालन पर आधारित होगा और उन्नत सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, नाविक विकास और हथियार फायरिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। मालाबार का 25वां संस्करण 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जबकि महामारी के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी इंडो पैसिफिक के साथ साथ एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करने के लिए भाग लेने वाले देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है मोदी टू लॉन्च मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मोदी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पीएम गतिशक्ति नामक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च करेंगे। पीएमओ ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास को दशकों से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण कई एजेंसियों को केबल, पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई करना शामिल है। इससे न केवल बड़ी असुविधा हुई, बल्कि यह एक बेकार खर्च भी था। पीएम गतिशक्ति प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए हितधारकों के लिए समग्र योजना को संस्थागत बनाने के माध्यम से पिछले मुद्दों का समाधान करेगा। इसमें कहा गया है कि बुनियादी ढांचा योजना को सिलोस में बनाने के बजाय एक सामान्य दृष्टि से डिजाइन और क्रियान्वित किया जाएगा। मास्टर प्लान में भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि बंदरगाह, उड़ान, कपड़ा क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, मछली पकड़ने के समूहों और कृषि क्षेत्रों सहित कई मंत्रालयों और राज्य सरकार की परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें कहा गया है कि लोगों और सामानों की आवाजाही को मास्टर प्लान के तहत परिकल्पना
परिकल्पित मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ निर्बाध बनाया जाएगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट नॉट फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार उर्वरक सब्सिडी के लिए मंजूरी प्रदान करती है। केंद्र ने अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक चलने वाले रबी या शीतकालीन रोपण सीजन के लिए 28,655 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंगलवार को फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों के लिए नई पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी। यूरिया के विपरीत, जहां केंद्र एक निश्चित अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करता है, गैर यूरिया उर्वरक की कीमतों को नियंत्रित किया जाता है। इसके बजाय सरकार पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करती है। उर्वरक कंपनियों को किसानों को उनके उत्पाद बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने पर मुआवजे के रूप में सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सब्सिडी में क्या मिलता है। तो सब्सिडी में उर्वरक कंपनियों को किसानों को उनके उत्पाद बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने पर मुआवजे के रूप में सब्सिडी मिलती है। इस प्रकार यूरिया के बाद सबसे लोकप्रिय उर्वरक डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि DAP के 50 किलोग्राम बैग के लिए एक किसान जो कीमत चुकाता है वह 1200 रुपए पर बनी रहेगी। यानी 1200 रुपए में 50 किलोग्राम की DAP मिलेगी। बढ़ी हुई सब्सिडी DAP, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरकों की वैश्विक दरों में बढ़ोतरी की भरपाई करेगी। यानी जो DAP, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरकों की वैश्विक दरों में जो बढ़ोतरी होगी उसका भुगतान बढ़ी हुई सब्सिडी के माध्यम से किया जाएगा और किसान कम दाम पर ही डाई अमोनियम फॉस्फेट के 50 किलोग्राम बैग को खरीदते रहेंगे। कैबिनेट ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए 2.77 लाख करोड़ के अटल मिशन अमृत 2.0 और 1.41 लाख करोड़ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को भी मंजूरी दी। दोनों को 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ 100 सरकारी और निजी स्कूलों को संबद्ध करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। ये अगले शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से कक्षा 6 में 5000 छात्रों को प्रवेश देंगे। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। इस न्यूज का टाइटल है सुप्रीम कोर्ट कम्स डाउन ऑन रिपीटेड पिटिशंस टू मॉडिफाई वर्डिक्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले को संशोधित करने के लिए बार बार याचिकाओं के बारे में कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों को संशोधित या स्पष्ट करने के लिए बार बार विविध आवेदन दायर करने के लिए चतुर कदम पर फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि कुछ वादियों के इस तरह के आचरण का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसे दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस तरह की साजिश मुकदमेबाजी को कम कर देती है। पिछले कुछ वर्षों में संसाधनों, कॉरपोरेट्स और यहाँ तक कि सरकार के साथ निजी पक्ष फैसले को स्पष्ट या संशोधित करने के फैसले के बाद बार बार सुप्रीम कोर्ट में लौट आए हैं। इस कदम ने फैसले के कार्यान्वयन पर ब्रेक खींच लिया है और इससे भी बदतर फैसले के बाद वर्षों तक मामले को अदालत में खींचा जा रहा है। अदालत इसे फैसले के अनुपालन से बचने के लिए एक जानबूझकर किया गया कदम मानती है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और BV नागरत्ना की बेंच ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि न्यायिक घोषणा की पहचान इसकी स्थिरता और अंतिमता में है। न्यायिक फैसले रेत के टीलों की तरह नहीं होते जो हवा और मौसम की अनिश्चितताओं के अधीन होते हैं। अदालत ने बार बार आवेदन दाखिल करने, विविध आवेदनों में प्रस्तुत टाइल और अंतिम निर्णय की घोषणा के बाद एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति के उद्भव को देखा है। न्यायिक निर्णयों के अनुपालन से बचने के लिए रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन वाले लोगों के लिए आवेदन एक पसंदीदा कोर्स बन रहे हैं। एक विविध आवेदन दाखिल करके एक बार निर्णय सुनाए जाने के बाद न्यायिक घोषणा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। एक निर्णय के संशोधन स्पष्टीकरण की मांग करने वाले विविध आवेदन दाखिल करना कानून में परिकल्पित नहीं है। इसके अलावा यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति परोक्ष रूप से वह नहीं कर सकता है जो कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है। ये सब अदालत ने कहा। अदालत ने अपने पहले के फैसलों का हवाला दिया जिसमें इन विविध आवेदनों को स्पष्टीकरण की आड़ में पूरे फैसले की समीक्षा करने का प्रयास कहा गया था। अदालत ने कहा कि यह एक आवेदन है
जो मूल रूप से फैसले की समीक्षा की मांग कर रहा है। आवेदन को स्पष्टीकरण के लिए एक के रूप में प्रछन्न करके समीक्षा याचिकाओं को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया से बचने के लिए खुद ही अदालत में सुनवाई की कोशिश करना है, जो इस अदालत के नियमों के अनुसार कक्षों में निपटाया जाना है। आवेदकों की ओर से इस तरह के प्रयास को खारिज किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल स्पष्टीकरण या संशोधन के लिए एक आवेदन का वर्णन करके, हालांकि यह वास्तव में समीक्षाओं में से एक है, किसी पक्ष को संचालन प्रक्रिया को दरकिनार या बाईपास करने और परोक्ष रूप से सुनवाई प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कानून के शासन द्वारा शासित देश में निर्णय की अंतिमता नितांत अनिवार्य है और निर्णय की अंतिमता के साथ महान पवित्रता जुड़ी हुई है। अदालत ने कहा कि बार बार वार्ता आवेदन दाखिल करके इस अदालत के अंतिम निर्णयों को फिर से खोलने के लिए पार्टियों को अनुमति देना स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट अनाउंसेस प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्यों की घोषणा करती है। पर्यावरण मंत्रालय ने मसौदा नियम जारी किए हैं जो प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के उत्पादकों को 2024 तक अपनी सभी उपज एकत्र करने के लिए अनिवार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इसका न्यूनतम प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण के साथ साथ बाद की आपूर्ति में भी उपयोग किया जाए। इसने एक ऐसी प्रणाली भी निर्दिष्ट की है जिसे प्लास्टिक पैकेजिंग के निर्माता और उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र एकत्र कर सकते हैं, जिसे विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) प्रमाण पत्र कहा जाता है और उनमें व्यापार होता है। अधिसूचना 6 दिसंबर तक लागू होने की उम्मीद थी और अब तक जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुला था। प्लास्टिक का केवल एक अंश जिसे पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि बहुस्तरित बहुसामग्री वाले प्लास्टिक, सड़क निर्माण अपशिष्ट, ऊर्जा अपशिष्ट, तेल और सीमेंट भट्ठों जैसे जीवन के अंत के निपटान के लिए भेजे जाने के योग्य होंगे, उनके निपटान के लिए केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित विधियों की अनुमति होगी। प्लास्टिक पैकेजिंग 6 अक्टूबर को सार्वजनिक किए गए नियमों के अनुसार 3 श्रेणियों में आते हैं। पहला कठोर प्लास्टिक है, दूसरा सिंगल लेयर या मल्टी लेयर या विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के साथ एक से अधिक परत, प्लास्टिक शीट और प्लास्टिक शीट से बने कवर, कैरी बैग, कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग सहित प्लास्टिक पाउच या पाउच की लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग है। और तीसरी श्रेणी को बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग कहा जाता है, जिसमें प्लास्टिक की कम से कम एक परत और प्लास्टिक के अलावा अन्य सामग्री कम से कम एक परत होती है। प्लास्टिक के निर्माता केंद्रीकृत वेबसाइट के माध्यम से सरकार को यह घोषित करने के बजाय बाध्य होंगे कि वे सालाना कितना प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं। कंपनियों को 2021-22 में लक्ष्य का कम से कम 35%, 2022-2023 तक 70% और 2024 तक 100% एकत्र करना होगा। 2024 में उनके कठोर प्लास्टिक के न्यूनतम 50% को उनकी श्रेणी 2 और 3 प्लास्टिक के 30% के रूप में पुनर्नवीनीकरण करना होगा। प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर उच्च लक्ष्य देखेंगे और 2026 से 27 के बाद उनकी श्रेणी 1 के 80% और अन्य 2 श्रेणियों के 60% को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता होगी। यदि संस्थाएं अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें मामले के आधार पर उन संगठनों से उनकी कमी के लिए प्रमाण पत्र खरीदने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने अपने दायित्व से अधिक पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग किया है। सीपीसीबी एक ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे एक्सचेंजों के लिए एक तंत्र विकसित करेगा, गैर अनुपालन पारंपरिक जुर्माना को आमंत्रित नहीं करेगा। इसके बजाय एक पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा। हालांकि नियम यह निर्दिष्ट नहीं करते हैं यह मुआवजा कितना होगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है डॉक्टर्स कॉशियसली वेलकम बूस्टर डोज प्लान। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। डॉक्टर ने बूस्टर खुराक योजना का सावधानी से स्वागत किया। जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षा और घड़ी की नीति अपनाई है, चिकित्सा बिरादरी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हालिया अवलोकन का सावधानी पूर्वक स्वागत किया है कि कमजोर प्रतीक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को एक अनुमोदित कोविड-19 टीकों का एक
अतिरिक्त शॉट प्राप्त करना चाहिए, यानी कि जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है उन्हें एक एक्स्ट्रा कोविड टीके की मांग की आवश्यकता है। सिफारिश टीकाकरण पर विशेषज्ञों के रणनीतिक सलाहकार समूह SAGI की 4 दिवसीय बैठक के बाद की गई और दिसंबर में एक अंतिम रिपोर्ट जारी की जानी थी। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया PFHI के अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के कई बुजुर्गों के लिए भी यही सच है। जो व्यक्ति किसी भी उम्र में प्रतिरक्षात्मक या प्रतिरक्षित हैं, उन्हें बूस्टर शॉट से लाभ होगा क्योंकि वे मानक खुराक आहार के लिए पर्याप्त स्तर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। डॉक्टर राजेश चावला, वरिष्ठ सलाहकार पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स ने कहा कि वैज्ञानिक प्रमाण है कि बूस्टर खुराक ने कोविड-19 के खिलाफ किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद की है और यह इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के मामले में अधिक प्रासंगिक था। उन्होंने बताया कि इस तरह यह समूह एक स्वस्थ आबादी की तुलना में गंभीर संक्रमण और गंभीर परिणाम भुगतने की ओर अधिक प्रवण है। डॉक्टर आयुष गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन, फोर्टिस अस्पताल, वसंत कुंज ने कहा कि हालांकि ऐसा करना वैज्ञानिक रूप से उचित लगता है, लेकिन इसके बारे में सबूत बहुत मजबूत नहीं है। हम नियमित रूप से वार्षिक फ्लू शॉट्स जैसे श्वसन रोगों के लिए टीकाकरण की बूस्टर खुराक देते हैं। हालांकि समुदाय में प्रचलित तनाव के आधार पर हर साल टीके की स्थिति में बदलाव किया जाता है, यह कोविड-19 के लिए मान्य नहीं है क्योंकि बूस्टर खुराक के लिए भी यही टीका दिया जा रहा है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है PhD रिक्वायरमेंट पोस्टपोन्ड टिल 2023। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। PhD की आवश्यकता 2023 तक स्थगित। इस वर्ष सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को PhD करने की आवश्यकता नहीं होगी। जुलाई 2023 तक PhD की अनिवार्य आवश्यकता में देरी के लिए केंद्र ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नियमों में संशोधन किया है। UGC के सदस्य सचिव रजनीश जैन ने मंगलवार को सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा कि महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पिछले महीने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि अनिवार्य आवश्यकता को स्थगित करने की योजना से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त संकाय पदों को भरने के अभियान में सहायता प्राप्त होगी। सहायक प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में एक प्रवेश स्तर का पद है जिसे मास्टर डिग्री धारकों द्वारा भरा जा सकता है। उन्होंने UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के माध्यम से अर्हता प्राप्त की थी। 2018 में केंद्र ने UGC विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय विनियमन लाया, जिसके लिए आवश्यक था सहायक प्रोफेसर पद के लिए सभी उम्मीदवारों के पास डॉक्टरेट हो। इसने संक्रमण के लिए 3 साल की अवधि दी, यह कहते हुए कि अनिवार्य आवश्यकता को 1 जुलाई 2021-22 शैक्षणिक वर्ष के लिए पेश किया जाएगा। हालांकि UGC ने अब इस आवश्यकता को अगले 2 साल के लिए टालने का फैसला किया है, जिससे संभावित फैकल्टी को अपने PhD पूरी करने के लिए और समय मिल गया है। 30 सितंबर तक पत्रकारों से बातचीत में मिस्टर प्रधान ने कहा कि आवश्यकता रिक्त संकाय पदों को भरने में बाधाओं में से एक थी क्योंकि कई उम्मीदवार PhD धारक नहीं थे। अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6000 से अधिक स्वीकृत पद खाली थे। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन सीटों को भरने के लिए अक्टूबर के अंत की समय सीमा दी थी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एंटीसिपेटरी बेल कैन बी सेट असाइड SC। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अग्रिम जमानत रद्द की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक बेहतर अदालत अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द कर सकती है यदि यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सामग्री हो कि अपराध की गंभीरता और अपराध आरोपी की भूमिका जैसे कारकों पर निचली अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक अदालत को अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते हुए अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच के दौरान उसके प्रभावित होने की संभावना आदि पर विचार करना था। शीर्ष अदालत के फैसले ने एक हत्या के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया
निचली अदालत के पहले इनकार करने के बावजूद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। एक व्यक्ति की 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि तीसरे ने उसे प्रतिद्वंदिता के कारण नीचे गिरा दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसले में लिखा कि अदालतों को आमतौर पर अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि यह विचार करना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं। अदालत ने तय किए गए कानून को दोहराया कि एक अपीलीय या बेहतर अदालत निचली अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को इस आधार पर रद्द कर सकती है कि बाद में भौतिक तथ्यों या महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है चाइना लॉन्चेस बायोडाइवर्सिटी फंड। चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन ने शुरू किया जैव विविधता कोष। चीन ने मंगलवार को एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संरक्षण शिखर सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिए एक नए कोष में $233 बिलियन लगाने का वादा किया। पहल पर प्रमुख दाताओं के बीच असहमति के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक बीजिंग ने हाल के वर्षों में जैव विविधता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रमुख भूमिका निभाने की मांग की है। ये प्रतिज्ञा लगभग 195 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में आई है, जो दक्षिणी चीनी शहर कुनमिंग में पौधों, जानवरों और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा पर 2 भाग के शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए थे। शिखर सम्मेलन का लक्ष्य 2030 और 2050 के लिए निर्धारित लक्ष्य करने वाला एक नया समझौता स्थापित करना है। चीन विकासशील देशों में जैव विविधता संरक्षण के कारण का समर्थन करने के लिए 1.5 अरब युआन $233 मिलियन के पूंजी योगदान के साथ कुनमिंग जैव विविधता कोष स्थापित करने का बीड़ा उठाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने COP15 नेताओं के शिखर सम्मेलन में वीडियो लिंक के माध्यम से दिए गए भाषण के दौरान कहा, चीन ने सभी पक्षों से फंड में योगदान करने का आह्वान किया। सम्मेलन में एक प्रमुख प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है, जो कि है 30x30 एजेंडा। का मतलब है कि पृथ्वी पर 2030 तक भूमि और महासागरों संरक्षित स्थिति का 30% चीन वहन करेगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में मई में कहा गया है कि प्रकृति को बचाने और बहाल करने के लिए वैश्विक खर्च को इस दशक को 2030 तक लगभग $350 अरब सालाना और 2050 तक $536 अरब तक पहुंचाने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ अमीर देश के दाताओं का कहना है कि संरक्षण के लिए एक नया फंड अनावश्यक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक पर्यावरण सुविधा पहले से ही विकासशील देशों को हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद करते हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त है। न्यूज का टाइटल है Seas will rise for centuries to come। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आने वाले सदियों तक उठेंगे समुद्र। शोधकर्ताओं ने मंगलवार को चेतावनी दी कि भले ही मानवता पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है और समुद्र में आने वाली सदियों तक बढ़ती है और वर्तमान में आधा अरब लोगों के घरों को दलदल कर देती है, एक ऐसी दुनिया जो उस बेंचमार्क से 1.5 डिग्री ऊपर गर्म हो जाती है। आज के अतिरिक्त 200 मिलियन शहरी निवासी नियमित रूप से खुद को समुद्र के पानी में घुटने के बल और विनाशकारी तूफान की चपेट में पाएंगे, जैसा कि उन्होंने पर्यावरण अनुसंधान पत्रों में बताया है। किसी भी परिदृश्य में सबसे ज्यादा नुकसान एशिया का होगा, जो सबसे अधिक जोखिम वाले 10 मेगा शहरों में से 9 के लिए जिम्मेदार हैं। बांग्लादेश और वियतनाम की आधी से अधिक आबादी का घर लंबी अवधि के उच्च ज्वार रेखा से नीचे आता है। दुनिया में यहाँ तक कि 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी होती है। चीन, भारत और इंडोनेशिया में निर्मित क्षेत्रों को भी तबाही का सामना करना पड़ेगा। समुद्र के स्तर में वृद्धि के अधिकांश अनुमान सदी के अंत तक चलते हैं, लेकिन महासागर 2100 के बाद भी सैकड़ों वर्षों तक प्रफुल्लित होते रहेंगे। बर्फ की चादरों के पिघलने से समुद्र में फंसी गर्म पानी की गतिशीलता से चाहे कितना भी आक्रामक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हो जाए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एनवायरमेंटल ग्रुप पुल्स अप बोल्सोनारो। तो चलिए इसे पढ़ते हैं।
पर्यावरण समूह ने बोल्सोनारो को खींचते हुए सख्ती की। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी में मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया था, जो अमेजन में विनाश में उनकी कथित भूमिका के लिए था। ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण समूह ऑल राइज ने श्री बोल्सोनारो के खिलाफ दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से सीधे जुड़े कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है IMF बैक इंडिया ग्रोथ एट 9.5% अर्जेस लोअर डेट टू जीडीपी रेशियो। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। IMF ने भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया, ऋण से जीडीपी अनुपात कम करने का आग्रह किया। IMF ने अनुमान लगाया है कि भारत इस वित्तीय वर्ष में 9.5% और 8.5% की दर से बढ़ेगा और अगले साल पिछले साल 7.3% के संकुचन के बाद यह अधिक होगा। विश्व बैंक IMF की वार्षिक बैठक की शुरुआत में अनावरण किए गए अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में इसने इस वर्ष 5.9% और 2022 में 4.9% वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि भारत की संख्या IMF के जुलाई के पूर्वानुमान से अपरिवर्तित रहती है, जिसने पहले ही अप्रैल के पूर्वानुमान से 3% अंक की गिरावट को शामिल कर लिया था। 2021 में विश्व उत्पादन वृद्धि 6% से मामूली गिरावट पर आई है। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत टीकाकरण दरों के मामले में अच्छा कर रहा है और यह निश्चित रूप से मददगार है। जुलाई के पूर्वानुमान में विनाशकारी दूसरी लहर के प्रभावों को पहले ही शामिल कर लिया गया था। सुश्री गोपीनाथ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि वित्तीय बाजार से और वायरस से अभी तक गायब नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते दक्षिण एशिया पर एक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने इस वित्त वर्ष में भारत के लिए 8.3% वृद्धि का अनुमान लगाया था। एक सवाल के जवाब में कि क्या भारत में राजकोषीय घाटा चिंता का विषय है, रिपोर्ट के प्रमुख लेखक महलार नाबर ने कहा कि इस समय समर्थन के लिए संभावित रूप से अधिक जगह है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि जरूरत पड़ने पर और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए अभी भी जगह है अगर महामारी बदतर हो जाती है और सबसे बुरी तरह प्रभावित घरों और फर्मों को लक्षित तरीके से प्रदान करती है। उन्होंने कहा, हालांकि भविष्य के विकास और बुनियादी ढांचे जरूरतों के लिए जगह बनाने के लिए ऋण से जीडीपी अनुपात को कम करने के लिए एक विश्वसनीय मध्यम अवधि रणनीति की आवश्यकता होगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है RBI बैन्स SREI ऑडिटर हरिभक्ति फॉर 2 ईयर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। RBI ने SRI ऑडिटर हरिभक्ति को 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑडिट फर्म हरिभक्ति एंड कंपनी LLP को 1 अप्रैल 2022 से 2 साल के लिए केंद्रीय बैंक विनियमित किसी भी इकाई में ऑडिट असाइनमेंट करने से रोक दिया है। यह धारा 45 MAA के तहत की गई पहली ऐसी कार्रवाई है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि धारा 45 MMA के तहत पहली कार्रवाई RBI ने किस कंपनी के खिलाफ किया था, तो उसका नाम है हरिभक्ति एंड कंपनी और कब से 1 अप्रैल 2022 से और कब तक के लिए, तो आने वाले 2 वर्षों के लिए, यानी 1 अप्रैल 2022 से 2 वर्ष जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 31 मार्च 2024 तक के लिए। RBI ने एक सर्कुलर में कहा कि यह कार्रवाई ऑडिट फर्म की ओर से RBI द्वारा एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वैधानिक ऑडिट के संबंध में जारी एक विशिष्ट निर्देश का पालन करने में विफलता के कारण गई है। सूत्रों के मुताबिक मामला श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस के ऑडिट से जुड़ा है, जिनके बोर्ड हाल ही में RBI ने हटा दिए थे। RBI ने स्पष्ट किया कि यह वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए RBI विनियमित संस्थाओं में हरिभक्ति एंड कंपनी LLP के ऑडिट असाइनमेंट को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसी के साथ ही न्यूज समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है व्हाट एल्स द महाराजा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। महाराजा को क्या तकलीफ है। यहाँ पर एयर इंडिया के हाल ही के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है, उसकी आर्थिक स्थिति में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ और आखिर क्या कारण थे
थे कि जिसके कारण उसे निजीकृत करना पड़ा। तो यहाँ पर लिखा है कि एयर इंडिया की 68 साल बाद टाटा समूह में वापसी हो गई है और यह 18 करोड़ रुपए के सौदे के आधार पर हुई। इसके बाजारदारी में 12% तक गिरावट आई है क्योंकि इसमें इंडिगो सर्वाधिक विकसित एयरलाइंस के रूप में उभरी है। साथ ही इंडियन एयरलाइंस अपने घाटे में चल रही थी। पिछले कुछ सालों में इसका घाटा काफी अधिक बढ़ गया था। इसके बेड़े का आकार काफी हद तक बना हुआ है, जबकि प्रतियोगियों ने अपने आकार को बहुत अधिक बढ़ा लिया है। इसके अलावा एयर इंडिया के कर्मचारियों की संख्या में पिछले एक साल में तेजी से गिरावट देखी गई है। इसके साथ ही नीचे बने हुए ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 1997-1998 से लेके 2021 के बीच में एयर इंडिया, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इंडिगो ने तरीके से बाजार में अपनी हिस्सेदारी में परिवर्तन किया है। तो इस ग्राफ को आप देखने से ये समझेंगे कि एयर इंडिया की 1997-98 के दशक में बाजार हिस्सेदारी 50% से भी अधिक थी, लेकिन 2021 में ये घटकर लगभग 10 से 15% के बीच में आ गई। और इसी के साथ ही 2021 में सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी अगर किसी एयरलाइंस की है तो वो है स्पाइस जेट, तो माफ कीजिए इंडिगो है। स्पाइस जेट के नीचे आता है सबसे अधिक हिस्सेदारी इंडिगो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाले ग्राफ में ये दिखाया गया है कि 2007-08 से लेकर के 2019-20 के बीच में किस हिसाब से इन विभिन्न एयरलाइंस ने अपने आकार को बढ़ाया है, जिसमें से आप पाएंगे कि सर्वाधिक बड़ा आकार इंडिगो एयरलाइंस का ही है। और फिर उसके बाद अगर मैन पावर का कंपैरिजन किया जाए कि 2007-08 से लेके 2019-20 के बीच में मैन पावर किस हिसाब से, यानी कर्मचारी किस हिसाब से कंपनियों में रखे गए हैं, तो आप सबसे ज्यादा पाएंगे कि इंडिगो में ही रखे गए हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2007-08 के कुछ वर्षों के बाद यानी लगभग 2011-12 के करीब एयर इंडिया में तेजी से उछाल आई थी, लेकिन फिर उसके बाद उछाल घटते घटते 2019-20 सबसे नीचे स्तर पहुंच गई है। और एक और ग्राफ में यहाँ पे आप देखेंगे कि विभिन्न एयरलाइंस का 2010-11 से लेके 2019-20 के बीच में लाभ किस किस प्रकार से उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ा है। आप देखेंगे कि एयर इंडिया में सबसे ज्यादा उछाल आए हैं और सबसे कम उछाल जेट एयरवेज में आया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके इसे ध्यान से पढ़ने और समझने कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की इन सब खबरों की जानकारी प्राप्त। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।